1985 में 8 अक्टूबर मंडे के दिन इजिप्ट के कोस्ट में पोर्ट ऑफ अलेक्जेंड्रिया पर खड़ी ये इटालियन क्रूज लाइनर एकिली लाउरो का ये 5वां दिन था उस 12 दिन के सफ़र का जो शुरू हुआ जिनोवा से और ख़त्म होना था नेपल्स में पोर्ट्स ऑफ कॉल पर। अलेक्जेंड्रिया पर सिर्फ कुछ देर का स्टॉप था और इस एक्साइटमेंट के सफ़र पर किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ बुरा भी हो सकता है। सुबह के वक्त बड़ी तादाद में पैसेंजर्स शिप से उतर के बस में बैठे जो जा रही थी कायरो में पिरामिड्स की तरफ, और इस 2-3 घंटे की बस राइड के लिए सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। अब शिप पर 70-80 पैसेंजर्स और 340 क्रू मेंबर्स ही बच गए थे। अब कैप्टन शिप को चलाना स्टार्ट करते हैं और पोर्ट सईद की तरफ जो 225 किलोमीटर ईस्ट पर थी, और कायरो जाने वाले पैसेंजर्स ने इसी जगह से शिप पर दोबारा ऑन बोर्ड करना था। रात के 10:30 बजे पैसेंजर्स डॉक पर वेट करते रहे लेकिन शिप नहीं पहुंची। 3 घंटे गुजर गए, शिप फिर भी ना आई तो लोगों को लगा कहीं सुएज कनाल की तरफ शिप स्टक तो नहीं हो गई, क्योंकि सुएज कनाल पोर्ट सईद से ही शुरू होती है, ठीक यहाँ से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हकीकत कुछ और ही थी। उस दिन दोपहर के 1 बजे एक डिस्ट्रेस कॉल ब्रॉडकास्ट हुई इस शिप से, जिसको गॉथनबर्ग के एक स्वीडिश रेडियो स्टेशन में सुना गया। 4 हाईजैकर्स ने शिप पर कब्जा कर लिया था जब शिप पोर्ट ऑफ अलेक्जेंड्रिया से निकल रही थी। उन्होंने पैसेंजर्स को डाइनिंग रूम में बंद कर दिया क्योंकि उस वक्त सभी लंच कर रहे थे। हाईजैकर्स गोलियां भी चलाने लगे और सबको कमांड देने लगे। लेकिन कौन थे ये हाईजैकर्स और वो क्या चाहते थे? उस वक्त तो किसी को भी पता नहीं था कि आखिर ये लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं। ये 4 लोग पूरी ट्रिप में पैसेंजर्स के साथ ही थे शिप पर, सबसे अलग थे और किसी से कोई भी इंटरेक्शन नहीं था इनका, सिवाय इसके कि एक क्रू के स्टाफ से इनकी बात हुई थी। एक होस्टेस ने इस ग्रुप से पूछा था कि ये लोग कहाँ से हैं, और फौरन एक मेंबर बोला कि वो नॉर्वे से हैं। ये लोग जो भी थे और शिप हाईजैक करने को जो भी मकसद था, अब यूएस और इटालियन गवर्नमेंट की क्राइसिस मैनेजमेंट टीम्स हरकत में आ चुकी थी। यूएसए ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया हाईजैकिंग में, क्योंकि वो वीक में कोई ना कोई इस तरह की फेक न्यूज़ रिसीव करते रहते थे। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि उस शिप पर अमेरिकन पैसेंजर्स हैं, वो सीरियस हो गए और दोनों गवर्नमेंट्स ने एक्शन लेने की स्ट्रेटजी पर काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ हाईजैकर्स एकिली लाउरो पर हर तरफ नज़र रखे हुए थे। उन्होंने शिप के कैप्टन जेरार्डो डे रोजा को ब्रिज पर बुलाया और अरेबिक लैंग्वेज में उसको कुछ बोलने लगे, और फिर टूटी फूटी इंग्लिश में कैप्टन को कहा कि शिप को सीरियन पोर्ट ऑफ टार्टस पर ले जाओ। इससे साफ जाहिर था ये नॉर्वे के लोग तो हैं नहीं, लेकिन इसके बावजूद कुछ देर के बाद ही पता लगा इन लोगों का और इनके मकसद का। उस दिन कुछ देर के बाद हाईजैकर्स जब पोर्ट सईद से निकल रहे थे, तब उन्होंने पोर्ट ऑफिशियल्स को बताया कि वो पैलेस्टीनियन लिबरेशन फ्रंट यानी PLF के मेंबर्स थे, और इसी दौरान उन्होंने 50 पैलेस्टीनियन कैदियों की रिहाई की डिमांड की जो इसराइल की जेल में कैद थे। अब हाईजैकिंग की असल वजह सबके सामने आ गई थी, जिससे निगोशिएशंस अब और कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी। इसराइल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इटली के प्राइम मिनिस्टर बेटिनी क्रैक्सी ने निगोशिएट करने से मना कर दिया, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि अरब कंट्रीज़ जो उनके एलाइज थे, उनके साथ अपने ताल्लुक को महफूज रखने के लिए वो कभी भी इसराइल से निगोशिएट नहीं कर सकते थे, जिससे उनके अरब कंट्रीज़ के रिलेशंस ख़राब हों। इस हाईजैकिंग से 1 हफ्ता पहले ही अरब इसराइल टेंशंस बढ़ने लगी थी। इसराइली फोर्सेस ने टूनीशिया में PLO के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया था, जिसकी वजह थी 3 इसराइलीज़ का मर्डर जो हुआ था साइप्रस में। टूनीशिया के हमले में 60 लोगों की जान गई और 100 से ज़्यादा जख्मी हुए। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस ने इस हमले की मजम्मत की। इस नाजुक सूरत हाल में इटली को ब्लडलेस सोल्यूशन चाहिए था, यानी किसी भी किस्म के जानी नुकसान के बगैर हाईजैकर्स से निमट लिया जाए किसी तरह से। यहाँ तक कि इटली ने 4 हेलीकॉप्टर्स, जिनमें एलीट कोल मॉस्चिन बटालियन जो स्पेशल फोर्सेस का यूनिट है, उनको साइप्रस की एयरबेस एक्रोटेरी में भेज दिया, ताकि अगर बगैर लड़ाई के मसला हल ना हो तो ये फोर्सेस काम आ सकें। दूसरी तरफ अमेरिकन्स रेडी थे हमला करने के लिए, और वो किसी तरह की निगोशिएशंस के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि शिप के इंटरनेशनल वाटर्स में होने की वजह से उनके पास मौका भी था कि वो मिलिट्री ऑपरेशन कर सकें। इसलिए यूएस ने जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड फोर्स को सिसिली की सिगोनेला एयरबेस में भेजा, ताकि वो
हथियारों के साथ शिप पर हमला कर सके। 8 अक्टूबर के दिन एक्विली लाउरो पर हाईजैकर्स ने हॉस्टेजेस को अलग अलग करना शुरू कर दिया और उनके पासपोर्ट्स भी छीन लिए। उन्होंने 12 अमेरिकन और 6 ब्रिटिश हॉस्टेजेस को अलग कर लिया ताकि उनके बदले में अपनी डिमांड्स पूरी करवा सकें। अगले दिन सुबह के 11 बजे शिप सीरिया के पोर्ट टार्टस पर पहुंच चुकी थी और अब हाईजैकर्स ने डिमांड की कि उनको डॉक करने की परमिशन दी जाए और साथ में 50 प्रिजनर्स भी रिलीज किए जाएं और इस काम के लिए शिप पर मौजूद ब्रिटिश और अमेरिकन नेगोशिएटर्स से बात शुरू कर दी गई। अगर उनकी डिमांड पूरी ना की गई तो ये लोग हॉस्टेजेस को 3 बजे मारना शुरू कर देंगे। इस सब के बावजूद उनको टार्टस पर डॉक करने की परमिशन ना मिल सकी, जिसकी वजह थी कि यूएस उस एरिया में हरकत में आ चुका था और वो किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे थे कि वो हाईजैकर्स को शिप से उतरने दें और जब तक हो सके उनको इंटरनेशनल वाटर्स में ही रखें। 3 बजने से आधा घंटा पहले उन्होंने पोर्ट ऑफ टार्टस पर मैसेज भेजा कि नेगोशिएशंस का क्या बना, हम 3 बजे लोगों को मारना शुरू कर देंगे और इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे। पोर्ट से जवाब आता है कि हम आपकी तरफ नेगोशिएशंस के लिए एक शिप भेज रहे हैं, लिहाजा आपको जो पोजीशन बताई गई है उसी पर अपनी शिप को रोक के रखें। और इसके बाद दोनों तरफ से बात ख़त्म हो गई। 3 बजे हाईजैकर्स के लीडर ने शिप के एक वेटर को बोला कि वो एक अमेरिकन पैसेंजर को शिप के एक खाली हिस्से में लेके आए और फिर उसने वेटर को जाने को बोला एंड उस अमेरिकन को चेस्ट और फेस पर फायर करके ख़त्म कर दिया। उसने फिर वेटर को बुलाया और मरे हुए बंदे को शिप से नीचे गिराने का बोला। 5 दिन के बाद ये डेड बॉडी सीरिया के बीच से मिली 13 अक्टूबर को, जिसको बाद में ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया था। अब हाईजैकर्स एक अमेरिकन पैसेंजर्स को मार चुके थे और यूएस इंटेलिजेंस सर्कल में ये बात घूमने लगी कि एक अमेरिकन बंदा एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ कंफर्म नहीं था। कुछ घंटे और गुजरने के बाद ये लोग शिप को साइप्रस की तरफ ले जाने लगे। इसी दौरान उनको एक रेडियो पर मैसेज रिसीव होता है जो अरेबिक लैंग्वेज में होता है। ये मैसेज थे अबू खालिद की तरफ से और इसी बंदे ने ये हाईजैकिंग का प्लान और इंतज़ाम किया था। उसने हाईजैकर्स को बोला कि शिप को पोर्ट ऑफ सईद पर ले जाओ और साथ में कहा कि पैसेंजर्स को कोई नुकसान ना पहुंचे और ये भी कहा इजिप्शियन अथॉरिटीज़ के साथ मुसलसल राब्ते में रहना। उसी रात एक दूसरे मैसेज में खालिद ने हाईजैकर्स को बोला कि वो शिप को हाईजैक करने पर माफ़ी भी मांगें और ये बताएं कि उनका मकसद नहीं था कुछ ऐसा करना जिससे इटली और पैलेस्तीन के रिलेशंस ख़राब हों और ये भी बताएं कि वो सिर्फ अमेरिकन, ब्रिटिश और ज्यूइश हॉस्टेजेस को टारगेट करना चाहते थे। जैसे ही हाईजैकर्स पोर्ट सईद पर जाने लगे, यूएस इंटेलिजेंस ने इसी दौरान अबू खालिद को आइडेंटिफाई कर लिया और ये PLF यानी पैलेस्टीनियन लिबरेशन फ्रंट का एक लीडर था जिसका नाम था मोहम्मद अब्बास और खालिद इसके बेटे का नाम था। कुछ ही देर में इस्राएली अथॉरिटीज़ ने भी ये बात कंफर्म कर दी कि इस बंदे से वो लोग पहले भी निमट चुके हैं। उसी रात 10:30 बजे इटालियन फॉरेन मिनिस्टर गुइलियो एंड्रियोटी ने इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर बोट्रस गैली से रब्ता किया और उनको बताया कि पैलेस्तीन का कोई लीडर इन्वॉल्व है इस मामले में। गैली ने पैलेस्तीन के मेन लीडर यासिर अराफात को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की लेकिन रब्ता ना हो सका। कुछ देर बाद इजिप्शियन सीक्रेट सर्विसेज ने इन्फॉर्म किया कि पैलेस्तीन नेशनल काउंसिल का एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल कायरो से ट्यूनिस जा रहा है। उसको एयरक्राफ्ट से उतार लिया गया और घसीट के फॉरेन मिनिस्ट्री ले जाया गया जहां इटली और इजिप्ट के डिप्लोमेट्स इस हाईजैकिंग को सॉल्व करने के लिए बैठे थे जो इसी बंदे ने प्लान की थी। जैसे ही सबको कंफर्म हो गया कि हाईजैकिंग PLO ने की है, सिचुएशन और ख़राब हो गई क्योंकि PLO वाहिद एक अथॉरिटी थी पैलेस्तीन की जिसको टेररिस्ट नहीं कहा जा सकता था। ऐसा करने से पैलेस्तीन के साथ डिप्लोमेट ब्रिज ख़त्म हो सकता था। इसी वजह से यूएस ने मिलिट्री ऑपरेशन को रोक दिया और इजिप्शियन गवर्नमेंट को निगोशिएट करने का बोला। 9 अक्टूबर को यानी कि अगले दिन सुबह के 7:30 बजे एक्विली लाउरो इजिप्शियन वाटर्स में एंटर हो चुकी थी और इजिप्शियंस के साथ मोहम्मद अब्बास निगोशिएट कर रहे थे कि कैसे ये हाईजैकिंग का मामला हद से बढ़ गया और कुछ ही देर में वो खुद सरप्राइज हो गया कि कैसे इतनी जल्दी निगोशिएशंस प्रोसीड हो रही हैं। इसी दिन दोपहर के 1:30 पर 6 घंटे हो चुके थे निगोशिएशन स्टार्ट हुए। रेडियो पर एक मैसेज रिसीव होता है शिप की तरफ से जिसमें कैप्टन डे रोजा कहते हैं, मैं शिप का कैप्टन बात कर रहा हूँ अपने ऑफिस से और मेरे ऑफिसर्स बिल्कुल ठीक हैं। इस बात से साफ जाहिर हो रहा था कि सब हॉस्टेजेस भी ठीक होंगे और इसी बात पर इजिप्शियन गवर्नमेंट ने यकीन कर लिया और हाईजैकर्स को भागने की परमिशन दे दी।
उसी दौरान बैठे एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने इन टर्म्स से एग्री ना करते हुए साइन नहीं किए और सिर्फ इटली और इजिप्ट के ऑफिशियल्स ने ही साइन किए। उस टाइम पर शिप का कैप्टन ये जानता था कि शिप पर एक बंदा कत्ल हो चुका है पहले से ही। अमेरिकन हॉस्टेज को गोली मारने के कुछ देर बाद वो हाईजैकर, जिसका नाम माजिद था, मरने वाले का पासपोर्ट लेके शिप के कैप्टन के पास आया। उसको पासपोर्ट पकड़ा के बोला कि इस बंदे को हमने मार दिया है। कैप्टन ने टीवी इंटरव्यू में ये बात बताई कि माजिद ने जब उसको पासपोर्ट दिया एक इंग्लिश पैसेंजर का और बताया कि उसने उसको मार दिया है, तो ये बात सच थी क्योंकि उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ नजर आ रहा था। और उसने सिर्फ इस वजह से कहा था कि सब लोग ठीक हैं क्योंकि उसको गन पॉइंट पर बिठा के कहा गया था कि ये बोलो। हाईजैकर्स शिप को छोड़कर भाग चुके थे। 3:30 पर इजिप्शियन पेट्रोल बोट्स ने उनको पोर्ट सईद पर उतारा और कुछ ही देर में वो लोग कहीं गायब हो गए। कुछ ही देर में पता लगा कि इजिप्शियंस बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं क्योंकि शाम के 4 बजे कैप्टन से बात करते हुए पता चला कि शिप पर एक कैजुअलिटी हुई है। शाम के 6:30 पर इटली के प्राइम मिनिस्टर बेटिनो क्रैक्सी ने यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन को इन्फॉर्म करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि एक अमेरिकन पैसेंजर की मौत हुई है। कुछ देर पहले इटालियन फॉरेन मिनिस्टर सीना ठोक कर कह रहे थे कि हमने कारनामा अंजाम दिया है, ब्लडलेस सॉल्यूशन निकाला है इस मसले का और यही हम करते आए हैं जो किसी और को समझ ही नहीं आता। लेकिन उनको बाद में पता चला कि उन्होंने 4 कातिलों को अपने हाथ से जाने दिया और अब उनको ढूंढ भी नहीं सकते थे। यूएस को इस बात पर बहुत गुस्सा था। अगले दिन 10 अक्टूबर को अमेरिकन एम्बेसडर वेलियोट्स इस मामले की कंफर्मेशन के लिए शिप पर गए और वहां उनको अमेरिकन बंदे का पासपोर्ट तो मिला लेकिन उसकी बॉडी नहीं। उसने यूएस एम्बेसी में फ़ोन किया और डिमांड की कि इजिप्ट को सख्ती से ये कहा जाए कि इन लोगों को पकड़ के सज़ा दी जाए। यूएस और इजरायली इंटेलिजेंस ने बाद में रिवील किया कि दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर उन लोगों को भागने का मौका दिया और इंतज़ाम भी किया ताकि बाद में पीएलओ फोर्सेस उनको पिक कर सकें। 10 अक्टूबर शाम के 6 बजे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हाईजैकर्स को अलमाजा एयरबेस इजिप्ट में ड्रॉप किया था, लेकिन इजिप्शियन प्रेसिडेंट ने कहा वो लोग ऑलरेडी इजिप्ट से जा चुके हैं और उनको कुछ नहीं पता कि हाईजैकर्स कहाँ हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन्स यूएस को इस सब का पता लग चुका था। उनकी क्राइसिस मैनेजमेंट टीम ने वॉशिंगटन में इस प्लेन को इंटरसेप्ट करने का प्लान बना लिया था। शाम के 7 बजे यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस सैराटोगा ग्रीस की तरफ बढ़ने लगी। रात के 8:15 पर 15 F-14 फाइटर जेट्स, 2 KA-60 एयर टैंकर्स और 2 E-2C रेडार प्लेन्स ने सैराटोगा से टेक ऑफ किया और इजिप्शियन एयर स्पेस में एंटर हो गए। रात के 10:10 पर बोइंग 737 जिसमें हाईजैकर्स थे वो टेक ऑफ करता है। उसको 4 F-14 जेट्स ने इंटरसेप्ट कर लिया। फाइटर जेट्स के पायलट्स ने प्लेन के पायलट से रेडियो पर कांटेक्ट करके उनको नाटो की सिगोनेला बेस पर जो सिसिली में है प्लेन को लैंड करने का बोला। प्लेन पर मौजूद क्रू ने वापस इजिप्ट में कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन अमेरिकन रेडार प्लेन्स ने कम्युनिकेशन को होने से रोक लिया जिसकी वजह से उनको सिसिली में ही लैंड करना पड़ा। कुछ देर बाद 12:10 पर 11 अक्टूबर को एयरक्राफ्ट लैंड करता है जिसको 2 यूएस ट्रूप्स एक साइड पर रुकने का बोलते हैं। इटालियंस हैरान थे और लैंड होने के पूरे 40 मिनट के बाद उनको इस बात का पता चलता है ताकि वो इस मामले में कोई दखल अंदाजी ना कर पाते। अब हाईजैकर्स इटालियन ज़मीन पर थे जिसकी वजह से उनको प्रोसिक्यूट करना लाजमी हो गया था उनके लिए। लेकिन इसका मतलब ये था कि अब अमेरिकन हाईजैकर्स को नहीं ले जा सकते। इस वक्त 80 अमेरिकन कमांडोज एयरबेस पर थे और इनका मकसद था इन हाईजैकर्स को यूएस लेके जाना और वहां पर प्रोसिक्यूट करना। अब एक डिप्लोमेटिक सिचुएशन खड़ी हो चुकी थी दोनों कंट्रीज के दरमियान कि कौन इन हाईजैकर्स को प्रोसिक्यूट करेगा। यूएस फोर्सेस को अब 50 इटालियन एयरफोर्स कमांडोज ने घेर लिया था जिनको ऑर्डर्स थे कि अगर ये लोग हाईजैकर्स को लेके जाने लगे तो हमला कर दो। कुछ देर में रीएनफोर्समेंट्स भी आ गई और 300 इटालियन सोल्जर्स ने 80 अमेरिकन सोल्जर्स को घेर लिया था। कुछ घंटे गुजर जाने पर व्हाइट हाउस यूएस से एक कॉल आती है कि इटालियंस को हाईजैकर्स की कस्टडी लेने दो। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इटालियन फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान एग्रीमेंट हो चुका था कि इटालियंस इन हाईजैकर्स को प्रोसिक्यूट करेंगे और सजा देंगे। प्लेन पर इटालियंस ने 4 हाईजैकर्स को उनके सामान के साथ पकड़ा और नीचे उतार लिया जिनमें मोहम्मद अब्बास भी शामिल थे। मामला तो ख़त्म हो गया था लेकिन यूएस और इटली में इश्यूज चलते रहे क्योंकि इटली ने कोई सबूत ना होने की वजह से मोहम्मद अब्बास को यूएस के हवाले करने से मना कर दिया। इटली कोर्ट्स में हाईजैकर्स को सज़ाएं सुना दी गई। माजिद को 30 साल की सज़ा मिली, बाकी लोगों को 15 से 25 साल की। लेकिन अब्बास को एक भी दिन जेल में नहीं रखा गया, उसको छोड़ दिया गया और वो इराक में जाके छुप गया।
हाईजैकर्स ने क्लेम किया कि वो सिर्फ इस शिप को इस्तेमाल करते हुए इजराइल तक जाना चाहते थे, लेकिन क्रू ने उनको पहचान लिया था, जिसकी वजह से ये सब करना पड़ा। लेकिन इस स्टोरी पर किसी ने भी यकीन ना किया। दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का अख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।